नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री डीएम बाराड़ स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी में आज हम देखने वाले हैं इकाई 19वीं महाकवि कालिदास की जो जीवनी की हम बात कर रहे थे। पिछली बार जब हम मिले थे उस वक्त महाकवि कालिदास किस प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति से एक महान कवि बने थे, इस विषय में हमने चर्चा की थी। देख लेते हैं उसका जो सारांश है। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। नरपत बारहट जी ने हमें कालिदास के जीवनी को समझाते हुए किस प्रकाश डाला है। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म उज्जैन में 365 ईस्वी सन में तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वे युवावस्था में अनपढ़ और मूर्ख थे। देखो, कालिदास युवावस्था में अनपढ़ और मूर्ख थे। जिस डाल पर बैठते थे उसे ही वो काटते थे। वे कैसे इतने बड़े विद्वान बने, इस बारे में एक कहानी प्रचलित है। उन दिनों शारदानंद नाम के राजा थे। उनकी एक गुणवती, विद्वान और रूपवती पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्मा था। क्या था? विद्योत्मा। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान पर बड़ा गर्व था। उसने घोषणा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से ही विवाह करेगी। वहां के कुछ विद्वानों ने और पंडितों को इसमें अपना अपमान लगा। वे एक मूर्ख युवक को पकड़ कर लाए और उसे एक सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच देकर मौन रहने को कहा। राजकुमारी ने हाथों से कुछ इशारे किए जिसका उत्तर उस मूर्ख युवक ने मूर्खतापूर्वक इशारों से दिया, लेकिन पंडितों ने उसका कुछ और ही अर्थ बताकर उसे एक विद्वान सिद्ध कर दिया। देखो, राजकुमारी को विवाह के बाद पता चला कि वह तो एक बड़ा मूर्ख है और उसे राज्य से बाहर निकलवा दिया। उस मूर्ख युवक ने माँ काली की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर उसे सभी विधाओं में निपुण होने का वरदान दिया। बाद में वह मूर्ख युवक कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। कालिदास को हर क्षेत्र का अनुभव था। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं: ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रमौर्य शिवम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम। कहने का मतलब यह है कि ये जो महाकवि कालिदास अपने युवावस्था में एक मूर्ख युवक के रूप में और उसके बाद किस प्रकार इतना सारा साहित्य की जो रचना की और एक मूर्ख युवक में से महान कवि बन गए। पिछली बार जब हम लास्ट टाइम मिले थे उस वक्त ये चर्चा कर रहे थे कि उस मूर्ख युवक ने समझा, ये शास्त्रार्थ चल रहा था विद्योत्मा और मूर्ख युवक यानी कि कालिदास के साथ। तब उस मूर्ख युवक ने समझा कि एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा कि उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्मा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। हाँ, आगे देखेंगे हम। इस बार राजकुमारी विद्योत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। देखो, राजकुमारी विद्योत्मा ने क्या कहा? 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। देखो, ये मूर्ख तो क्या सोच सकता है। हाँ,
मेरे मुंह पर तमाचा मारने सोच रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब भूसे से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्युत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। हाँ देखो, यह शास्त्रार्थ चल रहा है यहाँ। विद्युत्मा और एक मूर्ख युवक जो कालिदास, उन दोनों के बीच शास्त्र की जो गूढ़ भाषा होती है, ये पंडितों ने विद्युत्मा को पहले से कह रखा था कि हमारे गुरु जो है वो महान है, उसका अभी मौन व्रत चल रहा है, इसलिए वो बोलेंगे नहीं, सिर्फ इशारों से ही बोलेंगे, इशारे की भाषा ही समझाएंगे। तब विद्युत्मा ने कहा कि ये जो 5 तत्व है, 5 तत्वों में ये दुनिया चल रही है। लेकिन मूर्ख युवक क्या सोचता है कि ये मुझे मारने के लिए कह रही है। तो मूर्ख युवक ने ये धोखा समझकर कि मैं एक मुक्का मारूंगा अगर तू ऐसा करेगी तो। पंडितों ने किस अर्थ में 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण है, अलग अलग रहने में से नहीं होता है, ऐसा समझाया। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। हार मान ली। हाँ, ये युवक तो बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है। दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, कुछ समय बीत गया। एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक देखो क्या कहता है। हम कभी कभार ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनको, उस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाने का यत्न कर रहे हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो ऊंट को देखकर कहता है केमल आ रहा है, केमल, और गाय को कहता है काव है, भैंस को कहता है बफेलोज हैं, पैरट, इस प्रकार इंग्लिश वर्ड बोलते हैं। तो हमें हमारा जो बच्चे होते हैं वो अच्छा लगता है कि भाई वो इंग्लिश बोलने सीख गया है। लेकिन जब क्लास में टीचर पढ़ाती हैं और वहाँ से ये ऊंट निकलता है, तो वो जो बच्चा गुजराती जो जिनकी मातृभाषा होती है, तो ऊंट को देखकर बोल ही देगा कि ये देखो ये ऊंट जा रहा है, और हमारी वो तड़पदी भाषा में तो हांडिया बोलेगा। हाँ, उसी प्रकार कहने का मतलब यह है कि वो केमल नहीं बोलेगा उस वक्त। क्यों? क्योंकि केमल तो उसको समझाया है, रटन करवाया है कि ऊंट को केमल कहा जाता है। लेकिन जब आकस्मिक आप किसी चीज को देखते हैं तो हृदय में जो शब्द होते हैं वही ओरिजिनलिटी बाहर आ जाती है। तो उसी प्रकार वो बच्चा ऊंट भी नहीं बोलेगा तड़पदी भाषा में। देखो हांडिया आता है, हांडिया एवाज, हाँ जी, ऐसा कहता है। तो यहाँ क्या हुआ? वैसा ही हुआ ठीक। एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल बैठा, ऊंट ऊंट। देखो, ये कहने का मतलब यह है कि विद्युत्मा समझ गई कि वाकई क्या है। उसको बोलते सुनकर विद्युत्मा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्युत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दिया। देखो, और द्वार बंद कर दिया। अभी मालूम हो गया विद्युत्मा को कि वाकई ये जो व्यक्ति है वो कोई महान पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है, ये तो एक मूर्ख युवक है।
मौन व्रत धारण किया है, ऐसा करके पंडितों ने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, धोखा किया है। छल यानी धोखा किया है और मेरे साथ विवाह करवा दिया है। अभी इस युवक को महल से बाहर कर दिया और द्वार बंद कर दिया। अब चले जाओ यहां से, बाहर निकाल दिया। कठोर उपासना से उसे मां काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। फिर ये युवक ने सोच लिया। कभी कभार ऐसा जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ आता है कि वहां से व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। तो यहां पर भी ऐसा हुआ है। ये जो मूर्ख युवक, उसे हृदय से कुछ लग गया और कठोर उपासना चालू कर दी। महाकाली को यानी कि प्राप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कठोर उपासना की और वरदान प्राप्त हुआ महाकाली से और काली का दास बन गए। इसी कारण उनका नाम एक मूर्ख युवक में से कालिदास हुआ है। शीघ्र ही, शीघ्र यानी जल्दी, शीघ्र ही कालिदास सारी विधाओं को सीखकर प्रवीण हो गए। विधा, विधा यानी शाखा, जो शास्त्र की, ये साहित्य की विधाएं होती है, गद्य, पद्य, इसी प्रकार कालिदास सारी विधाओं को सीखकर प्रवीण हो गए। प्रवीण यानी होशियार। राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो फिर से विद्योत्मा के पास लौटे। बहुत सारा ज्ञान, पूरा प्रकांड पंडित बनकर वापस विद्योत्मा के पास आए। द्वार तब भी बंद था जब कालिदास, अब तो मूर्ख युवक कालिदास बन गया, महाकवि कालिदास बन गया, क्योंकि उन्होंने राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य की पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया और वापस लौटे घर। द्वार बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्मा से प्रार्थना की। विद्योत्मा से कहा संस्कृत में, अनावृत कपाट द्वार देहि, आपके बंद रखे हुए दरवाजे खोलो, अनावृत कपाट द्वार देहि। तब विद्योत्मा ने अंदर से आवाज दी। अंदर से पत्नी विद्योत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, यानी कि वाणी में कुछ विशेष है तो बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि आप इतने प्रवीण हो गए हैं, कि आप पंडित हो गए हैं। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश की रचना विद्योत्मा को सुनाई। देखो वहां ये जो उन्होंने जो साहित्य की रचना की थी, उस साहित्य की रचना सुनाई, तभी जाके विद्योत्मा को ये महसूस हुआ, यकीन हुआ कि वाकई वो प्रवीण बन गए हैं। कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्मा को सुनाई। विद्योत्मा को जब उसके पंडित होने का विश्वास हो गया तो तभी उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। देखो ये कुमार संभव महाकाव्य, देखो ये मेघदूत, मेघ को दूत बनाकर भेजने का पूरी बहुत ही बढ़िया उसमें रोचक कथा है। तो इस प्रकार ये पंडित होकर वहां अपने घर महल में वापस आए। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता है। जितना कालिदास की रचनाओं में प्रकृति का जितना साहित्य मिलता है उतना कहीं भी दिखाई नहीं देता है। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। हाँ, प्रकृति नहीं तो मनुष्य जीवन नहीं, ऐसा प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा है, ऐसा महसूस किया है कालिदास जी ने अपने साहित्य के जरिए। कालिदास की उपमाएं
विश्वविख्यात है। उपमा के बारे में अगर कहा जाता है तो कालिदास विश्वविख्यात कवि बन गए हैं। उनकी कोई तुलना नहीं होती है, उसका कोई जोड़ नहीं है। जिसका कोई जोड़ नहीं है वह बेजोड़। हाँ, उनके जैसा कोई नहीं है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती है। चरित्र चित्रण, कोई व्यक्ति का जो चरित्र चित्रण अगर करना है तो उसमें भी कालिदास अव्वल हैं। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता उसमें। उसके पात्रों का व्यक्तित्व, अपमान, अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के बारे में द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता भी होते हैं। राजा प्रजा का शासक ही नहीं, प्रशासन करने वाले ही नहीं, लेकिन प्रजा के रक्षक होते हैं और पिता समान, पिता तुल्य होते हैं। उन दिनों समाज में नारी का क्या क्या स्थान है, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में से मिलता है। समाज में नारी के सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। देखो, नारियों को समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा दृष्टि से देखा जाता था उस समय, और नारियों को नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। नारी को चार दीवारों के बीच में रहने वाली नहीं समझी जाती थी। इस प्रकार ये कालिदास ने समझाने का यत्न किया है। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है। देखो, उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। सबसे पहला, यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है, उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता है। ऐसा ऋतुसंहार, जो ऋतुसंहार है, इसमें ये ऋतुसंहार उसमें बताया है। मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। नाटक पहला है, पहला नाटक मालविकाग्निमित्र। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्य शिवम, कालिदास का दूसरा नाटक है। यह तीसरा ग्रंथ कालिदास का। विक्रमोर्य शिवम कालिदास का दूसरा नाटक है, तीसरी रचना है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। फिर कुमार संभव आता है, कुमार संभव का काव्य है, और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर का वध, वहां तक की कथा को उसमें प्रतिपादित की है। और उसके बाद आता है मेघदूत, कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और उसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी जो अलकापुरी है, वहां तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध और उन्होंने ये समझाने का यत्न किया है कि कालिदास की जो रचनाएं हैं, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार और विक्रमोर्य शिव, ये उनकी जो रचनाएं हैं कालिदास की मुख्य। मैं अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है ऋतुसंहार में। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है।
रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने के पहले ही यह कह दिया है कि सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में बताई है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ अगर कोई है तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। हाँ, यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर हो गए हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कथा, कला, स्थापत्य और सभी की झलक मिलती है। यहाँ देखो, ये समझाने का यत्न यहाँ पर नरपत बारहट जी ने किया है। देखते हैं हम उनके प्रश्नोत्तर के और वन लाइन आंसर देखते हैं। तो कालिदास के जन्म स्थान का नाम क्या है? कालिदास के जन्म स्थान का नाम उज्जैनी यानी उज्जैन है। मेघदूत का नायक कौन है? नायक एक यक्ष है जिसका नाम कुबेर है। मेघदूत का नायक यक्ष और नाम कुबेर है। विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया? राजा विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य कौन थे? उज्जैनी के राजा थे विक्रमादित्य। मूर्ख युवक का नाम कालिदास क्यों पड़ा? ये मूर्ख युवक ने काली माँ की उपासना की। देवी ने प्रसन्न होकर उसे सभी विधाओं में निपुण होने का वरदान दिया, इसलिए मूर्ख युवक बाद में महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुए हैं। महाकवि कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के एक दरबारी कवि थे। कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता? क्योंकि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। आगे देखते हैं, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली? मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि उन्होंने उस सुंदर राजकुमारी के साथ लगने की, शादी की लालच दी थी। विद्योत्मा किसकी पुत्री थी? राजा शारदानंद की। विद्योत्मा को किस बात का घमंड था? विद्योत्मा को अपने रूप, रंग, गुण और ज्ञान का घमंड था। विद्योत्मा ने अपने विवाह के बारे में क्या घोषणा की थी? घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। पंडितों ने विद्योत्मा से किस प्रकार बदला लिया? पंडितों ने मूर्ख व्यक्ति से विद्योत्मा का विवाह कराकर उसके साथ बदला लिया। पंडितों ने विद्योत्मा की एक उंगली के इशारे क्या अर्थ बताया? एक उंगली के इशारे से अर्थ बताया कि ईश्वर एक है। हाँ, मूर्ख युवक ने उंगली के इशारे से क्या समझाया? मूर्ख युवक ने उंगली के इशारे से समझाया कि विद्योत्मा उसकी आंख फोड़ने के लिए उंगली दिखा रही है। हाँ, आंख फोड़ने के लिए उंगली दिखा रही है। ऐसा देखो, 3-4 वाक्यों के जो आंसर है। कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है? अनपढ़ कालिदास अनपढ़ था। पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे ना, उसी को वो काट रहे थे। राजकुमारी के लिए गए इशारों का जवाब भी अपने मूर्खतापूर्ण जवाब से प्रतिपादित हुआ है, परंतु ये बात अलग थी कि पंडितों ने उन्हें मूर्खतापूर्ण जवाबों का सही जवाब अर्थ बताया। ऊंट को भी वे ऊंट का संबोधन करते हैं। उनके इन्हीं कार्यों से उनकी योग्यता प्रकट होती है। विद्योत्मा का परिचय दीजिए। देखो, विद्योत्मा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी के साथ ही विवाह करने वाली है। हाँ, महाकवि कालिदास के कृतियों के नाम
बताए। देखो, महाकवि कालिदास की 7 प्रमुख कृतियां हैं। ऋतुसंहार, ऋतुओं का सुंदर वर्णन है। मालविकाग्नि मित्र राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है उसमें। विक्रमौर्य शिवम जो है महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा बताई गई है। कुमार संभव जो है शिव पार्वती की सुंदर कथा उसमें गुथ दी गई है। और मेघदूत वर्षा काल और विरह का वर्णन बहुत ही बढ़िया तरीके से रोचक ढंग से बताया है। रघुवंश सूर्यवंश के राजा दिलीप से लेकर राजा कुश तक की जो कथा है वो सब बताई गई है। और सर्वोत्कृष्ट जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी बताई गई है। तो व्याकरण के आधार पर शब्द समूह के लिए एक एक शब्द भी देख लेते हैं। जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो उसे कहा जाता है सर्वहितकारी। और विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा जिसे कहते हैं शास्त्रार्थ। और विद्या में जो उत्तम हो उसे कहते हैं विद्योत्तमा। क्या कहते हैं? विद्योत्तमा। तो बच्चों, इस प्रकार ये जो महाकवि कालिदास गद्य है उसे हमें समझाया है। आप अच्छी तरह से समझेंगे, तैयारी करेंगे और उसमें जो होमवर्क आता है वो होमवर्क भी अच्छी तरह से करेंगे। बाय। ओके, थैंक यू।